नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मौसम की गर्माहट के साथ साथ बंगाल के सियासी अखाड़े में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टियों ने अपने तुरप के इक्के यानी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस बार टीएमसी ने 42 मुस्लिमों को टिकट दिया है, जो 2016 की तुलना में 11 कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 53 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था, जिसमें से 35 विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार बीजेपी की दमदार मौजूदगी और तूफानी प्रचार की वजह से बंगाल में राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही बंगाल में लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव में कुछ मजहबी जमातों के उतर जाने के बाद से ध्रुवीकरण के और बढ़ने की आशंका सताने लगी है। बंगाल ने कई बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारे की पीड़ा को झेला है। सही मायने में आज के बंगाल की राजनीति का आकलन करने के लिए बंटवारे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। इतिहास गवाह है। बंगाल स्पेशल के पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि अंग्रेजों के पैर जमने के साथ ही कैसे वहां के भद्र लोग पर अंग्रेजियत का असर बढ़ा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बंगाल की जमीन पर राष्ट्रवाद के बीज पड़े और उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या जतन किए। कैसे क्रांतिकारियों ने बंगाल में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ब्रिटिश हुकूमत को अपना पावर सेंटर कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों ने पहले गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस ने आम लोगों की परेशानियां और उनकी मांगों का लिस्ट बनाकर ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखना शुरू कर दिया। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा गठित काउंसिल्स में भारतीयों की नुमाइंदगी बढ़ाने की मांग तेज होने लगी, जिससे सही मायने में भारतीयों की मांग को पूरा किया जा सके। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के तेवर को भांप लिया। उन्होंने गुपचुप तरीके से काउंसिल को और उदार बनाने का ड्राफ्ट ब्रिटिश संसद के पास भेज दिया। इतना ही नहीं, लॉर्ड डफरिन ने एक समिति का गठन किया, जिसे प्रांतीय परिषदों के विस्तार, कार्यक्षेत्र बढ़ाने और काउंसिल को एक राजनीतिक संस्था के तौर पर स्थापित करने की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा रहा कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, जिससे काउंसिल्स में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी और बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का हक मिला। साथ ही निर्वाचन प्रणाली को भी अप्रत्यक्ष तौर पर मान्यता मिल गई। बंगाल की जमीन से लगातार बुलंद होती आवाजों ने कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस में बैठे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की आंखों की नींद उड़ा रखी थी। कर्जन इस कोशिश में लगे थे कि बंगाल की जमीन से बुलंद होती राष्ट्रवादी आवाजों को कैसे कमजोर किया जाए। लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि बगैर विशाल बंगाल को बांटे अंग्रेजी हुकूमत का हिंदुस्तान में ज्यादा दिनों तक टिकना असंभव है। बंगाल के हिंदू और मुसलमानों की एकजुटता भी कर्जन को बेचैन किए हुए थी। कर्जन की सोच का खुलासा एक गोपनीय पत्र करता है, जो उन्होंने तत्कालीन भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लिखा था। वो तारीख थी 17 फरवरी 1904। ये बंगाली अपने आप को राष्ट्र समझते हैं।
ये उस समय का सपना देख रहे हैं जब अंग्रेज यहां से निकाले जा चुके होंगे और कलकत्ता के गवर्नर हाउस में कोई बंगाली बाबू बैठा होगा। ये लोग निश्चय ही अपने इस सपने को पूरा करने में कोई भी बाधा आने देना नहीं चाहते हैं। अगर हमने थोड़ी भी ढिलाई दिखाई और उनके सामने पीछे हटे तो दोबारा कभी बंगाल जीतने में सफल नहीं होंगे और भारत के पूर्वी हिस्से में आप उन ताकतों को मजबूत कर रहे होंगे जो भविष्य में हमारे लिए मुसीबतें बढ़ाएंगी। राष्ट्रवाद काफी व्यापक स्तर पर फैल रहा था, तो पूरे देश में जब राष्ट्रवाद फैलने की स्थिति आई तो उन्होंने सोचा कि बंगाल राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, तो उसका विभाजन अगर कर दिया जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाएगा। कोलकाता के गवर्नर हाउस में बैठे लॉर्ड कर्जन को अंदाजा हो चुका था कि बंगालियों के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। ऐसे में कलकत्ता में राष्ट्रवादियों की गतिविधियों को लेकर कर्जन भारत सचिव को एक और पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं, कलकत्ता शहर एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जहां से कांग्रेस पार्टी पूरे बंगाल और सच में पूरे देश में अपनी बात पहुंचा रही है। इसके बड़े रणनीतिकार और शानदार वक्ता कोलकाता में रहते हैं। उनके काम करने का तंत्र और तरीका शानदार है। इनकी गतिविधियां एक ऐसी मजबूत संस्था तैयार करने की है जो एक दिन सरकार को कमजोर कर दें और ये अपने सपनों को साकार कर सकें। असली रीजन ये थी कि ये जो नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवादी फीलिंग्स बंगाल में इमर्ज हो रही थी, उसको कम्युनलिज्म से रप्चर करना था, उसको कम्युनलिज्म से तोड़ने की साजिश थी। लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कोलकाता और बंगाल में धधकते आक्रोश की जानकारी देने के साथ साथ कर्जन अगले मिशन में जुटे हुए थे। उनके दिमाग में राष्ट्रवादियों के हौसलों को पस्त करने और हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखने का एक ही उपाय सोच रहा था, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। साल 1904 फरवरी का महीना, ठंड की विदाई हो चुकी थी, दिन बड़े होने लगे थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन पूर्वी बंगाल के दौरे पर थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि बंगाली हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डाली जा सकती है। अपने मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए वो पूर्व बंगाल के चिटगांव, ढाका और मेमन सिंह के मुस्लिम समुदायों से मिले। ढाका में भाषण देते हुए कर्जन ने ब्रिटिश हुकूमत को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताया और कहा कि बंगाली मुस्लिमों को एकजुट होने का ऐसा मौका दिया जा रहा है जो अब से पहले कभी नहीं दिया गया होगा। उन्होंने ढाका को नए सूबे की राजधानी बनाने का भी वादा किया। उस समय आबादी के लिहाज से बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा सूबा था, जिसमें न केवल पश्चिमी और पूर्वी हिस्से बल्कि बिहार, असम और उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा शामिल था। कर्जन ने दलील दी कि इतने बड़े सूबे को संभालने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा बंगाल का बंटवारा जरूरी है। दरअसल अंग्रेजों की रणनीति हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और पश्चिम हिस्से में हिंदू। कर्जन के इस साजिश को राष्ट्रवादी नेता अच्छी तरह समझ गए। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव पर प्रचंड विरोध शुरू हुआ। अंग्रेजों के करीबी माने जाने वाले जमींदार भी कर्जन की बांटो और राज करो नीति के खिलाफ खड़े हो गए। कांग्रेस पहले से ही इस विभाजन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। तमाम विरोधों के बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में सूबे में 2000 से ज्यादा सभाएं हुई, जिनमें 500 से लेकर 50,000 लोगों तक की भीड़ जुटी। कलकत्ता के टाउन हॉल में ही 5 बड़ी सभाएं हुई, जिनमें संयुक्त बंगाल के हिंदू राजा, मुस्लिम नवाब, जमींदार, बुद्धिजीवी,
खासो आम शामिल हुए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और बंगाल लैंड होल्डर एसोसिएशन जैसे संगठनों ने भी बंग भंग रद्द करने की मांग की। 70,000 से ज्यादा लोगों के दस्तखत वाला एक पत्र भी भारत सचिव को सौंपा। बंग भंग के खिलाफ भारतीय तेजी से एकजुट होने लगे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, जिस तरह से चार्ल्स प्रथम और पार्लियामेंट के बीच संघर्ष की कहानी इंग्लैंड के हर घर के चूल्हे तक पहुंची है, वही हालात बंगाल विभाजन की भी हो गई है। शुरुआती विरोध के बाद भी जब बंग भंग रद्द नहीं हुआ तो स्वदेशी और बहिष्कार का नारा बुलंद हुआ। उस दौर में बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, लाल मोहन घोष। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के जरिए लोगों से अपील की, सरकार का साथ देना बंद करें, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, जिला बोर्डों और पंचायतों के सदस्य एक साथ इस्तीफा दें, साथ ही 12 महीने का राष्ट्रीय शोक मनाया जाए। आर्थिक प्रॉब्लम में उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमारी इंडस्ट्री इसलिए खत्म हुई है क्योंकि विदेश से बने हुए सामान आ रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध करें। तो विदेशी सामान को बाइकॉट शुरू किया और ये स्लोगन किया कि हम लोग अपना सामान बनाएंगे। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री उससे डेवलप हुई। 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में एक लेख छपा जिसमें लिखा था, इंग्लैंड बनियों और व्यापारियों का देश है। ब्रिटेन में बने कपड़े, साबुन, जूते, तंबाकू आदि महंगे दामों पर अंग्रेज यहाँ खपाना चाहते हैं। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी अगर हम विदेशी माल का बहिष्कार करके चाहे जैसे हो भारत में बने सामान, कपड़ों आदि का इस्तेमाल करें। माना जाता है कि इसी लेख से भारतीय राष्ट्रवादियों को स्वदेशी और बहिष्कार का आइडिया मिला। इस लेख के छपने के 4 दिन बाद यानी 17 जुलाई 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। विदेशी सामानों के बहिष्कार का फैसला हुआ, मतलब इंग्लैंड से आने वाले सामानों को न कोई खरीदेगा न ही इस्तेमाल करेगा। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना था, इसलिए यह भी जरूरी था कि हिंदुस्तान में इन सामानों को बनाया जाए। तब यहां कंपनियां बहुत कम थीं। सिर्फ ये नहीं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक पीरियड है जिसमें कि आप पूरे नेशन की जो क्रिएटिविटी थी वो सब एकदम उभर के निकलती है हर दिशा में। साइंस में यही टाइम है जबकि पीसी रे, जगदीश चंद्र बोस बहुत फेमस होते हैं। पीसी रे अपना फैक्ट्री खोलते हैं क्योंकि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की जो बात शुरू होती है बहुत बड़ी तरह से ये स्वदेशी मूवमेंट से शुरू होती है। तो ये आत्मनिर्भरता इन्होंने कहा कि हर दिशा में होनी चाहिए। स्वदेशी आंदोलन का नतीजा निकला कि कई धनी राष्ट्रवादी कारोबारियों ने कल कारखाने लगाए। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल और कॉलेज खुले। इंग्लैंड में बने सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी की मुहिम लोगों तक पहुंचाने के लिए त्योहार और मेलों का इस्तेमाल होने लगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से, खासकर मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े और लिवरपूल से आने वाले नमक के बहिष्कार की अपील की। इसी दौर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर अलग सूबा बनाया जिसमें राजशाही, ढाका और चिटगांव के 3 डिवीजन शामिल थे। राजधानी बनी ढाका। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बना जिसकी राजधानी बनी कलकत्ता। यहां हिंदू मेजॉरिटी में थे। बंगाल के बंटवारे की साजिश ने देश भर के राष्ट्रवादियों को एकजुट कर दिया। विपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने स्वदेशी आंदोलन को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंदोलन की अगुवाई की। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने यूपी और पंजाब में मोर्चा संभाला तो चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लोगों को एकजुट करने का काम किया। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में
गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। बंगाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंग भंग के खिलाफ एकजुट करने के लिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने शपथ दिलवाने का अभियान चलाया। इसके लिए जानबूझकर मंदिरों को चुना गया। वंदे मातरम राष्ट्रवादियों के होठों पर गूंजने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया। ऐलान किया गया कि उस दिन बंगालियों के घर खाना नहीं बनेगा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते की डोर मजबूत करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की। 16 अक्टूबर 1905 कलकत्ता में सूरज की पहली किरण के साथ ही राष्ट्रवादी हुगली नदी के किनारे जुटने लगे। पवित्र स्नान के बाद रविंद्रनाथ टैगोर हाथों में अनगिनत राखियां लेकर सड़कों पर निकले। उनके साथ राष्ट्रवादियों का सैलाब चल रहा था। रास्ते में जो भी मिला उसे राखी बांधते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। उस दिन बंगाल की महिलाओं ने बंग लक्ष्मी व्रत रखा। प्रदर्शनकारियों के होठों पर था रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गीत आमार सोनार बांग्ला। उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल आया स्वदेशी मूवमेंट में कि कैसे विचारधारा क्रिएट करी जाए, कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स क्रिएट की जाए कल्चर, पोइट्री, प्लेज, पेंटिंग्स के जरिए। बंगाल विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए साल 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को 4 भुजाधारी हिंदू देवी का रूप दिया। ये अवनींद्रनाथ टैगोर की वही पेंटिंग है जिसमें भारत माता केसरिया कपड़ा पहने हुई हैं। उनके हाथ में किताब, माला, सफेद कपड़ा और धान की बाली है। आंदोलनकारियों के लिए भारत माता और वंदे मातरम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध घोष बन गए। कलकत्ता के पारसी बगान चौक पर 7 अगस्त 1906 को आजादी के दीवानों ने पहला झंडा फहराया जिस पर वंदे मातरम लिखा गया था। यही पीरियड है जबकि दुर्गा की जो प्रतिमा है वो भारत माता का रूप जो दिया गया और कि कैसे हम उसकी जो है उपासना लोग करने लगे, तो भारत माता जो है वो एक देवी का रूप लेकर और उसका जो इंडिया का मैप था एक तरह से उसका दुर्गा के साथ जो आकार था उसके साथ एक जुड़ा गया, जो कि आगे चलकर बहुत ये प्रचलित हुआ। इस कड़ी में खुदीराम बोस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके नेता थे क्रांतिकारी सत्येन बोस। सोनार बांग्ला नामक एक इश्तिहार बांटते हुए खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। उस दौर में क्रांतिकारियों को अपमानित करने के लिए बदनाम कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का फैसला हुआ। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद को। इस योजना को अंजाम देने के लिए जगह चुनी गई मुजफ्फरपुर। 30 अप्रैल 1908 को दोनों ने योजना के मुताबिक किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन उनकी बेटी और एक अन्य महिला की मौत हो गई। क्रांतिकारियों के इस कारनामे ने अंग्रेज अफसरों के होश उड़ा दिए। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मादरे वतन के लिए खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा चूम लिया। जब मूवमेंट थोड़ा तो हल्का पड़ जाता है तो जो यूथ था, यंग जो लोग थे, युवा लोगों में बहुत जोश था अभी भी, वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे। तो उन्होंने ये रास्ता अपनाना शुरू किया कि चलो मास मूवमेंट तो नहीं है पर हम अपना एक्शन करेंगे। तो इस पीरियड में आप देखते हैं कई इस किस्म के जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स छोटे छोटे बने, जिनमें अरबिंदो भी उसके लीडर थे, और भी कई लीडर्स थे, रासबिहारी बोस थे, सचिन सान्याल, खुदीराम बोस एटसेट्रा। ये लोग सारे
इस मूवमेंट को के लीडर बनते हैं। बंगाल में आंदोलन की धधकती आग और अंग्रेजों की साजिश को समझने के लिए समय की सुई को एक बार फिर पीछे लेकर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने मुस्लिमों को अंग्रेजों के करीब ला दिया। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को अपने पाले में मिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए एक और दाव चला। भारत के वायसराय की कुर्सी पर कर्जन की जगह अब लॉर्ड मिंटो थे, जो संवैधानिक सुधारों के समर्थक थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बंग भंग से शुरू हुई राष्ट्रवादियों की सुनामी कमजोर करने की। लॉर्ड मिंटो ने अपने निजी सचिव को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम एजे आर्कबोल्ड के पास एक खास संदेश के साथ भेजा। संदेश में कहा गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांगों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास भेजा जाए। शिमला की खूबसूरत फिजा में 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक दल वॉयसराय से मिला। इसमें मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल समेत कई मांगे रखी गई। सब कुछ वॉयसराय मिंटो की तय योजना के तहत हो रहा था। अंग्रेजों की इस चाल से भारत के संपन्न और शिक्षित मुसलमानों के लिए राजनीति में एंट्री का रास्ता खुलने वाला था। अंग्रेजों के सहयोग और संरक्षण से लवरेज मुसलमानों का ढाका में एक सम्मेलन हुआ। वो साल था 1906 और तारीख थी 30 सितंबर। इसी सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष थे नवाब वकार उल मुल्क। नफरत की दीवार खड़ी करने के साथ ही मुस्लिमों को ब्रिटिश राज के फौज में काम करने की अपील की जा रही थी। इतना ही नहीं, मुसलमानों को कांग्रेस के आंदोलन से दूर रखने की नसीहत भी दी जा रही थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में इस बात को लेकर फूट पड़ गई कि आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। एक ओर उदारवादी कांग्रेस थे, तो दूसरी ओर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्म सोच वाले नेता। एक और बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए आंदोलन और उग्र होता जा रहा था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेताओं को उस वादे के पूरे होने का इंतजार था जिसे वायसराय मिंटो ने किया था। बंगाल के पूर्वी हिस्से में रह रहकर दंगे की घटनाएं हो रही थीं। मैमन सिंह, कोमिला, जमालपुर, दीवानगंज और बख्शीगंज में हिंसा हुई। वो साल था 1907 का। दंगाइयों के निशाने पर थे हिंदू जमींदार और महाजन। दंगे के नाम पर गरीबों द्वारा अमीरों की लूट की भी घटनाएं सामने आई। उस दौर में अफवाहें भी जमकर फैलाई जा रही थी। मौलवियों ने उस दौर में एक अफवाह ये भी फैलाई कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को सत्ता सौंपकर अंग्रेज इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। पूर्वी बंगाल के मुसलमान उम्मीदों के घोड़े पर सवार थे। उन्हें अंग्रेजों से बहुत उम्मीद थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और लेकिन बंगाल के विभाजन के से मुस्लिम कुछ क्षुब्ध जरूर हुए, असंतुष्ट जरूर हुए, लेकिन उसका विरोध मुसलमानों में उतना नहीं हुआ जितना हिंदुओं में हुआ। ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम लीग खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह साबित करने में जुटी थी। वायसराय मिंटो तमाम कोशिशों के बाद भी बंगाल विभाजन से पैदा हुए आंदोलन की आग को शांत नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने संवैधानिक सुधारों का दाव आजमाया। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 पास हुआ, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी मुस्लिम समुदाय को नुमाइंदगी का अधिकार मिला। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति मिली, लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द करने की मांग कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही थी। कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस में बैठे गवर्नर जनरल की बेचैनी बढ़ रही थी। बंगाल विभाजन का फैसला
लंदन में बैठे हुक्मरानों के लिए भी गले की हड्डी बन चुका था। आंदोलनकारियों के विरोध को देखते हुए बंगाल विभाजन को और आगे खींचना संभव नहीं था। पीछे हटने पर ब्रिटिश हुकूमत को डर सता रहा था कि आंदोलनकारियों का मनोबल न बढ़ जाए। ऐसे में लॉर्ड हार्डिंग को भारत का नया वायसरॉय बनाकर कलकत्ता भेजा गया। उनके दिमाग में दो योजनाएं थी। पहली, बंगाल विभाजन रद्द करने की, और दूसरी, राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाने की। हार्डिंग की सोच ये थी कि इससे बंगाल में राष्ट्रवाद की सुनामी कमजोर हो जाएगी और मुसलमान भी खुश हो जाएंगे। इसी बीच 1911 में किंग जॉर्ज का दिल्ली आने का कार्यक्रम तय हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज ने बंगाल का बंटवारा रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन बिहार, उड़ीसा और असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। अब ब्रिटिश इंडिया का पावर सेंटर कलकत्ता से बदलकर दिल्ली होने वाला था। इतिहास गवाह है। बंगाल स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कलकत्ता की जमीन पर कैसे तैयार हुई अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की रणनीति। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।